स्पेन के एक शहर गैलिसिया में डियोगो अल्वेस नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। किसी तरह उसने अपना बचपन गरीबी में काटा। लगभग 14-15 साल की उम्र में डियोगो के पिता ने उसे कमाने के लिए पुर्तगाल भेज दिया। डियोगो अल्वेस पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया। उस समय लिस्बन शहर बहुत ही प्रसिद्ध था और वहां पर दूर दराज से लोग अपनी रोजी रोटी कमाने आते थे। वहां पहुंचकर डियोगो ने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। कभी किसी का सामान उठाने का काम मिलता तो कभी कभार साफ सफाई का काम मिल जाता। इसी तरह काम करके वो अपना गुजारा कर रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो 2 नंबर का काम किया करते थे और अपनी जिंदगी बड़ी ऐशो आराम से बिता रहे थे। उन्हें देखकर वो भी ऐसी जिंदगी पाने की लालसा करने लगता है। उन लोगों के बारे में पता चला कि वे लोग छोटे मोटे क्राइम को अंजाम देते हैं और उसी के पैसों से अय्याशी करते हैं। उन लोगों की खुशहाल जिंदगी को देखकर उसने भी ये फैसला किया कि वो भी अब से यही करेगा। यहां से डियोगो ने अपना कदम क्राइम की दुनिया में रख दिया और लोगों से लूटपाट करने लगा। अगर अकेले में कोई इंसान उसे मिल जाता तो उससे छीना झपटी करता और छीने हुए पैसों से मौज मस्ती करता। इसी तरह लूटपाट करके वो अपनी जिंदगी बिताने लगा। धीरे धीरे उसके मन में और लालच आया और उसने सोचा कि रोज रोज ऐसी छोटी मोटी लूटपाट से अच्छा है कि कहीं बड़ा हाथ मारा जाए और आराम से कुछ दिनों तक उन पैसों से ऐश की जाए। डियोगो का दिमाग ज्यादा चलने लग गया था। वो इधर उधर छानबीन करने लगा। इसी छानबीन के दौरान उसने देखा कि लिस्बन शहर में एक पुल है जिसका नाम एग्वास लिवरेस एक्वेडक्ट है, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और ऊंचाई 213 फीट है। यह पुल उस समय लिस्बन शहर में आने और जाने का एकमात्र जरिया था। इस पुल का इस्तेमाल ज्यादातर वो किसान करते थे जो अपनी शाक सब्जियां लेकर लिस्बन शहर में आते हैं और शाम तक वो अपनी सब्जियां बेचकर उसी रास्ते से वापस लौट जाते हैं। जब ये पुल डियोगो की नजर में आया तो उसने पुल पर नजर रखनी चालू की तो उसने देखा कि शुरुआत में ज्यादातर किसान ग्रुप में ही उस पुल से गुजरते हैं, पर जैसे जैसे शाम ढलती है पुल पर किसानों का झुंड धीरे धीरे कम होने लगता है। उसने यह भी देखा कि जिन किसानों की फल या सब्जियां बिकने में देर हो जाती हैं वे सबसे लास्ट में इस पुल से अपने घर वापस लौटते हैं। डियोगो ने यह फैसला किया कि शाम को जो भी किसान लास्ट में पुल से गुजरेगा वो उसी किसान को अपना शिकार बनाएगा ताकि पकड़े जाने का खतरा कम हो। उसके बाद डियोगो उस पुल पर घात लगाकर बैठ गया। जो लोग ग्रुप में निकलते उन्हें तो वो छोड़ देता, पर जो अकेला वहां से गुजरता उस पर अचानक टूट पड़ता, फिर उससे छीना झपटी करता और सारी कमाई छीन लेता। सारी कमाई छीन लेने के बाद वो उस व्यक्ति को उसी पुल के नीचे जो 213 फीट ऊंचा है वहां से नीचे फेंक देता। इतनी ऊंचाई होने की वजह से नीचे गिरने के बाद कोई भी इंसान बच नहीं पाता। ऐसा करते करते डियोगो ने उस पुल को ही अपना ठिकाना बना लिया। उस पुल से आखिर में गुजरने वाले किसानों को अपना निशाना बनाता और उन छीने हुए पैसों से अय्याशी करता। हर 2, 4 या 10 दिन बाद वापस अपने शिकार की तलाश में उस पुल पर पहुंच जाता। इस दौरान जो किसान हट्टे कट्टे होते वो उसका विरोध भी करते, लेकिन डियोगो उन्हें चाकू मार देता और फिर उसके बाद उनको पुल के नीचे फेंक देता। अब उसकी जिंदगी लोगों की मौत से कट रही थी। जिन्हें वो लूटता उन्हें वो मर भी डालता। इसी वजह से किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। मगर जब 1-2 महीने बीते और धीरे धीरे किसान गायब होने लगे तो लोगों में यह बात फैलनी शुरू हो गई। ज्यादातर किसान एक दूसरे को जानते थे, लेकिन शुरू में उन्हें लगा कि शायद किसान लिस्बन शहर में ही रह गए हो और कुछ दिनों बाद वापस लौट आएंगे, क्योंकि पहले भी काफी किसान ऐसा कर चुके थे। मगर एक एक करके ऐसे किसानों की संख्या बढ़ने लगी जो शहर गए तो सही पर वापस लौटकर नहीं आए। लोगों में ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। अब तक इन गुमशुदा किसानों की संख्या 20 से लेकर 30 तक पहुंच चुकी थी। फिर ये लोग और किसानों के परिवार वाले लिस्बन शहर के पुलिस के पास पहुंचते हैं और सारी दास्तान सुनाते हैं, पर पुलिस ने इस ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि इस वक्त खेती बाड़ी की हालत पूरे पुर्तगाल में अच्छी नहीं थी। इसी बदहाली की वजह से कई किसानों ने अपनी जान दे दी थी। यही वजह है जिससे पुलिस को लगा कि ये आत्महत्या का मामला है। उसी दौरान कुछ लोगों का उस पुल के नीचे से गुजरना हुआ और उन्हें वहां 2 लाशें मिली। उन लाशों की जब शिनाख्त की गई तब पता चला कि ये लाशें उन किसानों में से थीं जो गायब हुए थे। इत्तेफाक से ये लाशें ऐसे किसानों की थीं जिनके साथ डियोगो ने कोई हाथापाई नहीं की थी और न ही उन्हें चाकू मारा था, बस सीधे उन्हें पुल से नीचे फेंक दिया था। इन लाशों को देखकर पुलिस का यकीन बढ़ गया कि यह सुसाइड का ही मामला है। इसके बाद कुछ महीने और बीत गए,
मगर इन किसानों के गायब होने का सिलसिला नहीं थमा और उनकी तादाद बढ़कर 40 से 50 तक पहुंच गई। फिर धीरे धीरे इन किसानों के घर वाले बड़ी तादाद में पुलिस के पास पहुंचने लगे तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा और फिर पुलिस ने सरकार से बात करके उस पुल को ही बंद करवा दिया और एक टेम्परेरी रास्ता बना दिया। जैसे ही पुल को बंद कर दिया गया, उसी दौरान पुलिस को पता चला कि गायब हुए किसानों में से कुछ किसान ऐसे थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर वो क्यों आत्महत्या करेंगे। यह सुनने के बाद पुलिस का भी माथा ठनका और पुलिस ने उस पुल के नीचे छानबीन शुरू की तो पुलिस को कुछ ऐसी लाशें मिली जिन पर चाकू से गोदने के निशान थे। ये देखकर पुलिस की आंखें खुली और पहली बार पुलिस ने यह माना कि ये मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि मर्डर का है। धीरे धीरे ये बात पूरे लिस्बन शहर में फैल गई और उस गुमनाम कातिल को एक नाम दिया गया, द एक्वेडक्ट मर्डरर। पुलिस ने अपनी सारी कोशिशें कर लीं कातिल को पकड़ने में, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। इधर अब डियोगो को भी खबर लग चुकी थी कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, तो पुलिस से बचने के लिए और उन्हें चकमा देने के लिए उसने ये फैसला किया कि वह कुछ दिनों तक शांत रहेगा और कोई भी क्राइम नहीं करेगा। साल 1836 में ये मामला शुरू हुआ था और अगले 6 महीने तक लगातार डियोगो लूटपाट और मर्डर करता रहा। मगर जब पुलिस का पहरा बढ़ा तो उसने लगभग 3 सालों तक कोई क्राइम नहीं किया। 3 सालों के बाद जब पुलिस ने फिर से पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया तो डियोगो फिर से क्राइम करने के लिए उतावला हो गया, मगर ज्यादा सिक्योरिटी की वजह से उसे मौका नहीं मिल रहा था। जब उसे ये दिखा कि यहां पर वो कोई भी क्राइम नहीं किया जा सकता तो उसने सोचा क्यों ना अब अपने क्राइम करने का तरीका बदला जाए और ज्यादा पैसा कमाने के लिए उस अकेले की नहीं बल्कि एक गैंग की जरूरत होगी। इसके बाद उसने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो गरीब थे और छोटे मोटे क्राइम किया करते थे। फिर इन लोगों को उसने इकट्ठा किया और उनके लिए हथियार भी खरीदे। इस तरह उसने अपना पूरा गैंग बना लिया क्योंकि अब वो बड़े पैमाने पर क्राइम करना चाहता था। अब डियोगो ने उस पुल से गुजरने वाले लोगों को छोड़कर लिस्बन शहर में रहने वाले अमीरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले वो उन इलाकों में जाता जहां अमीर लोग रहते और उनकी रैंकी करता। उसके बाद वो अपने गैंग के साथ उस घर में घुस जाता और वहां की महंगी चीजें जैसे गहने, पैसे आदि लूट लेता और जाते जाते उस घर के सभी सदस्य को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देता ताकि उसके जाने के बाद वो लोग किसी को भी मदद के लिए या फिर पुलिस को न बुला पाएं और ये लोग आसानी से वहां से निकल जाए। जो मौत का सिलसिला पिछले 3 सालों से थमा हुआ था वो अब फिर से शुरू हो गया था, लेकिन इस बार किसानों की जगह शहर के अमीर लोग थे। लिस्बन शहर की पुलिस अब फिर से परेशान हो गई। चूंकि ये मामला लिस्बन शहर के अमीरों का था, इसलिए पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर था। पुलिस को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर डियोगो अपनी गैंग के साथ एक के बाद एक लूटपाट और कत्ल को अंजाम दिए जा रहा था। पुलिस ने अपने सारे पैंतरे आजमा लिए, मगर कोई भी सुराग हाथ न लगा, क्योंकि जब तक पुलिस को उन वारदातों का पता चलता तब तक डियोगो अपने गैंग के साथ शहर से बाहर अपने अड्डे पे पहुंच जाता। कई बार तो लूटपाट और कत्ल का पता तो 2-3 दिन बाद लगता, क्योंकि वो घर में रहने वाले सभी सदस्यों को मार देता था, तो कौन इस बात की सूचना देता। उसी लिस्बन शहर में पेड्रो एंड्रेडे नाम के एक डॉक्टर रहा करते थे। वो बहुत ही मशहूर और रईस थे। डियोगो फैसला करता है कि वो इस डॉक्टर के घर में लूटपाट करेगा। सारी छानबीन के बाद वो एक दिन अपने गैंग के साथ डॉक्टर के घर में घुस जाता है। उस वक्त घर में डॉक्टर के भाई की विधवा बीबी, उसकी 2 लड़कियां और डॉक्टर का बेटा मौजूद थे। इत्तेफाक से डॉक्टर उस दिन घर से बाहर किसी काम से गए हुए थे। डियोगो की गैंग ने इन 4 लोगों को पकड़ लिया, बाकी के लोग लूटपाट करने लगे। इस दौरान घर के कुछ लोगों ने घर से भागने की कोशिश भी की, तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया। जब सारी लूटपाट खत्म हो गई तब लास्ट में डियोगो ने 4 लोगों को बड़ी बेरहमी से चाकू गोद गोद कर मार डाला और फिर वहां से निकल गया। इस वारदात में एक चीज अलग हुई, चूंकि डॉक्टर बहुत ही मशहूर था और हर कोई उसे जानता था। इसी वजह से किसी न किसी का घर में आना जाना लगा रहता था। इस हादसे के फौरन बाद एक पड़ोसी किसी काम से उस घर में गया और जब उसने वहां का मंजर देखा तो उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इस बार पुलिस वालों को दूसरी वारदातों से बहुत पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस ने पूरे शहर को सील कर दिया, चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी कर दी। डियोगो और उसकी गैंग को शहर से बाहर जाने का कोई मौका नहीं था। फिर भी वो लोग किसी दूसरे रास्ते से शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। पुलिस उन्हें दबोच लेती है और पूछताछ करती है। पहले तो वे कुछ नहीं बताते हैं, फिर उनकी तलाशी ली जाती है तो उनके पास से पैसे, गहने और हथियार मिलते हैं।
पुलिस वाले उनकी खातिरदारी करते हैं तो वो तोते की तरह बोलने लगते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पुलिस उन सभी की हिस्ट्री खंगालती है तो पता चलता है ये सभी छोटे मोटे क्रिमिनल है, मगर उनमें से एक आदमी का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिलता और वो सबसे शांत खड़ा था। गैंग के बाकी मेंबर बताते हैं कि यही हमारा बॉस है और वो था डियोगो अल्वेस। उसके बाद पुलिस डियोगो की बचपन से लेकर अभी तक की सारी हिस्ट्री निकालती है और जब कड़ियां जोड़ती है तो उन्हें कुछ शक होता है और पुलिस 3 साल पहले हुए किसानों की मौत से जुड़े सवाल पूछती है। पहले तो वो साफ मना कर देता है, पर जब पुलिस उससे अपने अंदाज में पूछती है तो डियोगो भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। डियोगो सारी दास्तान सुनाता है और कहता है, मुझे ठीक से याद नहीं, पर मैंने 70 के आसपास कत्ल किए हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मुझे याद नहीं है। जब ये खबर लिस्बन शहर में फैली तो पूरा शहर ही दंग रह गया, क्योंकि आज तक लिस्बन शहर ने तो क्या पूरे पुर्तगाल ने भी ऐसा सीरियल किलर नहीं देखा था जिसने 70 से भी ज्यादा कत्ल किए हों। इसके बाद लोगों के बीच गुस्सा फूटा और लोग जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा की मांग करने लगे। अदालत ने लोगों की भावनाओं का सम्मान किया और 19 फरवरी 1841 को फांसी की तारीख तय की गई। हालांकि उसने जिन किसानों को पुल पर मारा था, कोर्ट में वो तो साबित नहीं हो पाया, लेकिन जिस डॉक्टर की फैमिली को उसने मारा था उसके लिए उसे डेथ पेनाल्टी दी गई। जब उसके मौत की तारीख तय हुई, उसी दौरान वहां के कुछ डॉक्टर और साइंटिस्टों की टीम फ्रेनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें इंसान के दिमाग की कोशिकाओं से लोगों की सोच जानने की कोशिश की जाती है। तो उन डॉक्टरों और साइंटिस्टों ने कोर्ट में अपील दायर की और अदालत से ये अपील की कि डियोगो की मौत के बाद उसका सर उन्हें दे दिया जाए, ताकि वो लोग उस पर स्टडी कर सके और ये पता लगा पाए कि आखिर एक सीरियल किलर के दिमाग में ऐसा क्या चलता है जो इतनी बेरहमी से लोगों को मार डालते हैं। अदालत और सरकार ने उनकी इस अर्जी को मंजूर कर लेते हैं। उसके बाद 19 फरवरी 1841 को डियोगो अल्वेस को पब्लिक के सामने खुलेआम फांसी पर लटका दिया जाता है। लगभग पूरा शहर उसकी फांसी को देखने के लिए इकट्ठा हुआ था और उसकी मौत के फौरन बाद उसका सर काटा गया और उन साइंटिस्टों के हवाले कर दिया गया। उसके बाद उन डॉक्टरों और साइंटिस्टों ने उस पर काफी रिसर्च भी किया। उसका सर एक शीशे के जार में केमिकल से भरे लिक्विड में डालकर प्रिजर्व करके रखा। उसके बाद उसकी सर को लिस्बन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में रख दिया गया और आज भी उसका सर वहीं मौजूद है। कोई भी उसे वहां जाकर देख सकता है। इस घटना के लगभग 180 साल बाद आज भी उसका सर ठीक वैसे ही है जैसा 180 साल पहले था। उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये 70 से ज्यादा लोगों का कातिल हो सकता है और वो एक ऐसा इकलौता सीरियल किलर है जिसका सर ऐसे प्रिजर्व करके रखा गया है। ये थी पुर्तगाल के सबसे बड़े सीरियल किलर की कहानी। जुर्म की ये दास्तान यहीं पे खत्म होती है। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।